नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से विपक्ष पर हमला बोला संसद शुरू होने से पहले कि भाई विपक्ष जो है वो सहयोग नहीं करता, विपक्ष नाटक करता है, विपक्ष ये करता है, विपक्ष वो करता है। 10 साल से प्रधानमंत्री जी के मुंह से हम रटी रटाई भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस ये नहीं करती, कांग्रेस वो नहीं करती। देश में जितनी समस्याएं हैं वो सब चाचा नेहरू की वजह से हैं, गांधी की वजह से हैं। गांधी नाम नहीं लेते, लेकिन उनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पितृ संस्था है संघ, वो और भाजपा चाहते हैं कि इस देश से नेहरू और गांधी का नाम ही खत्म हो जाए। बड़ी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हत्ते नहीं चढ़ते, मामला बढ़ता नहीं है, क्योंकि देश की आत्मा में है गांधी और नेहरू। तो वो दोष लगा रहे थे विपक्ष पर। तो विपक्ष ने भी कहा कि यार चलो, लड़ाई और झगड़ा ठीक नहीं है। विपक्ष ने कहा कि भाई स्पीकर आप अपना बना लो, डिप्टी स्पीकर हमें दे दो, चुनाव होंगे ही नहीं। बात जायज थी कि डिप्टी स्पीकर एक नैतिकता के नाते से, परंपरा के नाते से रहता है, विपक्ष को दे देना चाहिए था, लेकिन सब सवाल ही नहीं है। आपने वो पांडवों वाली कहानी सुनी होगी। 5 गांव मांगे थे पांडवों ने, कौरवों ने कह दिया हम 5 इंच जमीन नहीं देंगे। तो उसी स्टाइल में अपने मोदी जी हैं, बोले डिप्टी स्पीकर हम तो कुछ भी नहीं देंगे विपक्ष को। मतलब एक कहावत है ना, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। शाप की बार 400 पार का नारा लगाते लगाते साहब 240 पे आ गए, लेकिन ऐठन उतनी, अभी जलवा उतना ही कि हम नहीं देंगे विपक्ष को। लेकिन क्या राजनीति में ये विपक्ष को क्या इस तरह दुश्मन बनाना सही है? मोहन भागवत ने कहा विपक्ष शब्द ही गलत है, प्रतिपक्ष कहना चाहिए। मोदी जी को इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि होंगे भागवत अपने घर के होंगे, हमें तो कहना है विपक्ष और आलोचना करनी है तो करनी है। लेकिन क्या अब अगले 5 साल तक यही तस्वीर रहेगी? इतना कमजोर नहीं है विपक्ष, अगर आप कुछ कहोगे तो वो संसद में दौड़ा लेगा। वो जमाने चले गए कि ओम बिरला एक साथ सबको सस्पेंड कर दिया करते थे। इस बार तो एक बिल पास कराना है तो भी विपक्ष से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इतनी हेकड़ी, इतना जलवा, चाहते क्या है मोदी जी, ये समझने की कोशिश करते हैं। नागपुर चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है राजीव रंजन सिंह जी, बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि नागपुर रहते हैं, संघ का मुख्यालय है, संघ के अंदर की खबरें सारी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, बिजनेस मैगजीन से जुड़े हुए हैं, तो देश में आर्थिक आधार पे क्या चल रहा है इसकी भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। उनसे कुछ राजनीतिक गुफ्तगू करते हैं, आपको भी मजा आएगा। राजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 गांव क्या 5 इंच जमीन ही दूंगा, कहा कौरवों ने, और मोदी जी ने कहा स्पीकर का डिप्टी स्पीकर भी नहीं दूंगा, ले लो ले लेना। लेकिन क्या ये जो एटीट्यूड है, ये जो अहंकार है, क्या ये शोभा देता है? और ये कब तक चला लेंगे मोदी जी, क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, ए लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट। ओके, वी बेसिकली पीपल डोंट चेंज, वी ग्रो ओल्ड। इंसान की फितरत जो है वो बदलती नहीं है। क्या आपने कभी किसी शाकाहारी शेर को देखा है? क्या आपने कभी किसी मछली को हवा में उड़ते हुए देखा है? क्या कभी आपने कांटे चम्मच से टोमेटो सूप पिया है? ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी से किसी भी तरीके की सहयोग और समर्थन की राजनीति को किसी भी तरीके से अपेक्षा रखना, ये अपने आप को भुलावे में रखने से कम और कुछ नहीं है। ये बोलना भी कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद जो है ये सहयोग और समर्थन के द्वारा जो है एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के तहत जो है ये भाजपा और नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस को सौंप देंगे, ये अपने आप में छलावे में अपने आप को रखने बराबर है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस देश का चुनाव 2024 में लड़ा है, तो ये बहुत बुरी चोट पड़ी है नरेंद्र मोदी के अहंकार को, ईगो को, और एक घायल सांप जैसा डसने के लिए हर तरफ घूमता है, वैसी आप अपेक्षा कीजिए कि नरेंद्र मोदी की जो पूरी तबियत और आने वाले दिनों में जो शख्सियत होगी वो एक घायल सांप से कम बिल्कुल भी नहीं हो। तो इनसे किसी भी तरीके की अपेक्षा करना, ये कंस्ट्रक्टिव राजनीति की तरफ ध्यान देंगे, सकारात्मक बात सोचेंगे, पॉलिसी फ्रंट पे सकारात्मक कार्य करेंगे, ये मुझे लगता है अपने आप में अपने आप को छलावे में रखने से कम कुछ और नहीं होगा। देखिए संजय जी, एक चीज को समझिए आप, नरेंद्र मोदी 2001 से जब से आए हैं, इन्होंने कभी भी अपने आप को अल्पमत में नहीं पाए, हमेशा ये बहुमत में रहे। तो इनकी जो फितरत हो गई है वो ये हो गई है कि मैं जो हूं वो सर्वोपरि हूं, मैं जो सोच लूं वही शासन का वही नियम होगा और उसी तरीके से इस देश का शासन चलेगा।
अब इस आदमी की फितरत को आप सोचो कि कुछ दिनों के लिए चेंज हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। मैंने 2-3 एपिसोड पहले भी कहा था कि ये उपयुक्त समय है कि आप इसी वक्त प्रहार कीजिए। इनके पास में ना बहुमत है, ना नंबर है, ना जनता का कॉन्फिडेंस है। ये उपयुक्त समय है जब आप किसी भी तरीके से तोड़िए एनडीए को। अधर्मी के साथ युद्ध करते हुए धर्म की बात मत कीजिए। यही कारण है कि भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, सबको गलत तरीके से मारा गया, किंतु श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि आप बिल्कुल इस वक्त धर्म और अधर्म के बारे में ना सोचे, क्योंकि आप अधर्मियों से लड़ रहे हैं। अधर्मियों से जब युद्ध किया जाता है तब सही और गलत का भेद नहीं देखा जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस अलायंस और इंडिया अलायंस जो स्वच्छता की राजनीति करने जा रही है, उनको ये समझना पड़ेगा कि स्वच्छता की राजनीति उसी जगह पे की जा सकती है जब आपका अपोनेंट भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे विश्वास करता हो जिस प्रिंसिपल पे आप विश्वास करते हैं। इस देश की जनता ने कंगाल कांग्रेस, जिसके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए थे, उसको ट्रिपल डिजिट में पहुंचाया है। कांग्रेस के लीडर को इन्होंने संघर्ष करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में आने के लिए इतना पूर्ण बहुमत दिया है, इस तरीके से जनमत दिया है। पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला पर जनमत मिला है। इंडिया अलायंस के नेताओं को सत्ता में आने के लिए जनमत दिया गया है। जब आपके पास में लीडर नहीं थे इलेक्शन में लड़ने के लिए, जब आपके अकाउंट्स में पैसे नहीं थे, जब आपके पास में संसाधन नहीं थे, जब आपके लीडर्स को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा था, उस वक्त इस देश की जनता ने आपको हाथों हाथ दिया। चारों तरफ से गोदी मीडिया के प्रहार से आपके नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा था। उस वक्त इस देश की जनता ने आपको हाथों हाथ लेके 235 सीट दी है। ये 235 सीट आपको विपक्ष में बैठने के लिए नहीं दी गई है। आपका काम बनता है कि जोड़ तोड़ जिस तरीके से जैसे भी पॉसिबल हो आप एनडीए को तोड़िए। जैसे ये तोड़ की राजनीति करते हैं वैसे जोड़ तोड़ की राजनीति आप कीजिए। ये उपयुक्त समय है। यदि आपने अभी इनको सांस लेने का मौका दे दिया, यदि आपने इस वक्त नरेंद्र मोदी और भाजपा को संगठित होने का मौका दे दिया, तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी हो चाहे इंडिया अलायंस के जो भी लीडर हो, वो सहयोग और समर्थन की राजनीति पे अब ध्यान ना दे, वो जोड़ तोड़ की राजनीति पे ध्यान दे। और उनको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति जो है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन की राजनीति है। इनकी पॉलिटिक्स का जो आधार है, जो बेस है, वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को प्रिजर्व करना, अपने हितों को प्रिजर्व करना। तो इन इंडिया अलायंस के लीडर को यही देखना है कि कैसे वो ज्यादा हितों को साध सकते हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बनिस्पत जब ये एनडीए में रहे। सिर्फ यही करना है, इनको किसी भी तरीके से लेके आना है इस पाले में। क्योंकि आप ये समझिए संजय जी, आने वाले 3 महीनों में 3 बहुत बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले, और यदि इन 3 बड़े राज्यों के चुनाव के पहले ही यदि इंडिया अलायंस ने अपनी सरकार बना ली, तो आप ये समझिए कि आने वाले 4.5 साल तक ये देश एक सुनहरा भविष्य देखेगा, जहां पे समरसता की बात होगी, जहां पे समता की बात होगी, जहां पे सबके लिए इकोनॉमिक न्याय, इकोनॉमिक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने की बात होगी। तो यदि ये करना है, क्योंकि इस देश के लोगों ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लीडर जो खस्ता हाल में पहुंच गए थे, आर्थिक बदहाली में पहुंच गए थे, मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा था, उन लोगों को इतना प्यार और इतना भारी जन समर्थन दिया है। आप उस चीज को समझिए और आप कृपया करके सत्ता में आइए। सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो भी हो सकता है वो सारी तिगड़म लगाइए। आप किसी भी तरीके से इनसे डिप्टी स्पीकर या किसी भी और तरीके की मदद की अपेक्षा मत रखिए। जी संजय जी। लेकिन एक बात बताइए राजीव भाई, बात तो आपकी सही है कि भाई आप जोड़ तोड़ की राजनीति करिए, उनको तोड़ लीजिए, ये बातें कहने में तो अच्छी हैं, लेकिन ना आपके पास में ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना ताकत है। ये सब करेंगे कैसे? वो भी राहुल गांधी थोड़ी आइडियोलॉजी की ना राजनीति करते हैं, आदर्शवादिता की बात करते हैं, और ना भी करें वो, तो कौन सी ताकत है या कौन सी चीज है जिससे ये तोड़ लेंगे एनडीए को? वहां जहां बीजेपी है वहां पे अभी भी बहुमत है बीजेपी का, इतनी 240 एमपी हैं, नरेंद्र मोदी जैसा पर्सनालिटी है। तो ये कल्पना करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा कि भैया एनडीए भी तोड़ सकती है, इंडिया गठबंधन इतनी ताकत आ गई इंडिया गठबंधन में कि चलो एनडीए को तोड़ लो? ये कुछ ज्यादा हो जाएगा ना। बिल्कुल ज्यादा नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, ये अपनी शक्ति और ताकत को पहचान नहीं पा रहे इंडिया अलायंस। ये जो इनको समर्थन, भारी जन समर्थन मिला है, जो इनको सीटें मिली हैं, ये उस ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। वही ताकत को मैं समझाना चाहता हूं। देखिए आप इस बात को समझिए,
नीतीश कुमार की क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरा 20 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मेरा अब एलिवेशन होना चाहिए। तो क्या नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके का एलिवेशन नीतीश कुमार को प्रोवाइड कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे। आप ये सोचिए कि दुश्मन क्या दे रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कुछ ऐसी चीजें दे रहा है जो इंडिया अलायंस नहीं दे सकता? इंडिया अलायंस के पास में देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप तेलुगु देशम को देखिए। तेलुगु देशम को कोई जरूरत नहीं है आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी की। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि उनके प्रदेश के ऊपर में बहुत ज्यादा डेट है। दे वांट हैंड होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब इस राज्य का विभाजन हुआ था तो मैं ये मानता हूं कि आंध्र प्रदेश की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ और सारे रिसोर्सेज जो है वो तेलंगाना को दे दिए गए। जैसे बिहार का जब विभाजन हुआ था तो सारे रिसोर्सेज झारखंड को चले गए थे। तो ये काम है हैंड होल्डिंग का। आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जो डेट है इस देश में वो आंध्र प्रदेश की जनता पे है, आंध्रा की जनता पे है। तो ये जो प्रोवाइड एनडीए कर सकता है चंद्रबाबू नायडू को या नीतीश कुमार को, उससे कहीं ज्यादा जो है वो इंडिया अलायंस प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को एलिवेशन दिखा सकता है। प्रधानमंत्री ना सही, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे सकते हैं। आप इस बात को समझिए, समाज से एक आए हुए पिछड़े व्यक्ति का उप प्रधानमंत्री बन जाना, बाबू जगजीवन राम के बाद में इस देश ने ऐसा देखा नहीं है। आज ये मौका है कि नीतीश कुमार इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो सकते हैं। नीतीश कुमार ये मौका कभी छोड़ेंगे नहीं, किंतु कोई तो आके उनको इस तरीके का कुछ प्रेजेंट करे कि जिससे वो ललायत हो, उनको लगे कि हाँ भाई दिस इज अ डॉली, दिस इज अ लॉलीपॉप। डॉली और लॉलीपॉप को छोड़ता नहीं है, हाथ में आता है आदमी तुरंत उसको एक्सेप्ट करता है, लेता है। तो ये सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की तरफ से पहल हुई है, क्या दूसरे इंडिया अलायंस के लीडर की तरफ से पहल हुई है कि जो उनको ये बोले कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट ले लीजिए, आप रेलवे मिनिस्ट्री ले लीजिए। नीतीश कुमार बोलते रहे कि उनको रेलवे मिनिस्ट्री नहीं मिला। आप देखिए बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। आज की डेट में जो मिनिस्ट्रीज जॉब प्रोवाइड कर सकती हैं, आप उनको शेयर कीजिए। देखिए बीजेपी के पास में शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये खुद भूखे नंगे लोग हैं, ये सारी सत्ता का सुख जो है खुद भोगना चाहते हैं। भले इनसे सत्ता ना चल रही हो, भले जम्मू कश्मीर और मणिपुर जल रहा हो, भले इस देश के अंदर में 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हो, भले इस देश में ट्रेन एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहे हो, भले इस देश में गवर्नेंस के नाम पे शून्य बटा सन्नाटा में नजर आ रहा हो, उसके बावजूद भी ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं। ये सत्ता के सुख को भोगना चाहते हैं। और इस देश की जनता जानती है कि इंडिया अलायंस जो है वो इक्विटेबल सोसाइटी की बात करती है, वो जस्ट सोसाइटी की बात करती है, वो सबके लिए आर्थिक समरसता की बात करती है। तो देने के लिए कांग्रेस के पास में और इंडिया अलायंस के पास में बहुत कुछ है। सवाल यह है कि क्या पहल हुई है? यदि पहल नहीं हुई है तो अभी भी समय है, पहल की जा सकती है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहल की जा सकती है, बात तो मैंने मान लिया। लेकिन अब आ जाते हैं थोड़ी सी राज्यों की राजनीति पर, और खास तौर से आप क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में आपका बहुत आपने सक्रिय होकर देखा है। मुझे बताइए, महाराष्ट्र का चुनाव सिर पर है और महाराष्ट्र का चुनाव कहा जाता है कि खून है, नसों में दौड़ता हुआ खून है, आर्थिक राजनीति राजधानी है, सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में है। बीएमसी का तो चुनाव करा नहीं रही है सरकार, लेकिन बीएमसी शायद एशिया की सबसे मालदार नगर निगम है वहां का। महाराष्ट्र की राजनीति देश को बड़ा प्रभावित करती है। महाराष्ट्र के हालात क्या हैं? क्योंकि जगह जगह महाराष्ट्र में जो आंदोलन हो रहे हैं, पिछड़ों का आंदोलन, दलितों का आंदोलन, ये किसको कितना नुकसान पहुंचा रहा है? जरा हमें महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बताइए। देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टेट लीडर हैं, जनता ने देख लिया है कि ये गुजरात लॉबी के सामने सब नतमस्तक हो गए हैं। और आप मानेंगे नहीं संजय जी, 15 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स जो है वो महाराष्ट्र से उठा के गुजरात लेके जाएगा। हमारे नागपुर में बहुत बड़ा बोइंग का एमआरओ का प्रोजेक्ट आ रहा था जो उठा के बड़ौदा लेके चले गए हैं लोग। ऐसे करके एक एक करके ना जाने कितने प्रोजेक्ट जो है वो उठा के लेके चले गए। तो देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले और जितने भी महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप है, इससे जनता खुश नहीं है। और यही हमने देखा कि एक से एक बड़े बड़े भारी दिग्गजों को जनता ने इस बार चुनाव में हरा दिया है।
9 सीट सिर्फ लोकसभा में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो आप इस बात से समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी दुर्बल स्थिति में है। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास करती है। ये जो प्रबल लीडर्स हैं अलग अलग पार्टी के, उनको खरीद लेती है। ये सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो आपकी लड़ाई जो है वो धर्म से नहीं चल रही, अधर्मियों से लड़ाई हो। तो मैंने जैसा 2 एपिसोड पहले आपको बताया था कि अंदर इनके एक सर्वे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, कि हम क्यों ना इस इलेक्शन को अकेले लड़े महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें, 144 चाहिए बहुमत के लिए, ठीक है। इनको 2014 में भी 121 विधानसभा में सीट मिली भारतीय जनता पार्टी को, और 2019 में शायद 105 विधानसभा की सीट मिली। तो ये अभी भी इस गलतफहमी में है कि यदि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि हमको 115 से 125 सीट मिल जाए। 125 सीट मिल गई तो 19-20 विधायक कहीं भी किसी भी पार्टी से इनको समर्थन मिल जाएगा, ऐसे इनका मानना है। अब ये चीज में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, इनकी शिंदे जी की पार्टी को 8 लोकसभा सांसद जो है वो उनके पास में। यदि ये किसी भी तरीके से घोषणा करते हैं कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो ये 8 लोकसभा सांसदों को तो एक खो देंगे, और यही इंडिया अलायंस के लिए अपॉर्चुनिटी है। यही अपॉर्चुनिटी, इंडिया अलायंस को ऐसी अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, मुझे मालूम नहीं इस चीज को कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लोग कितना इसका फायदा उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि वो अकेले इस इलेक्शन में लड़ने के लिए जाए, परंतु सबसे बड़ा जो रोड़ा आ रहा है वो यही आ रहा है कि यदि हम खुद से इलेक्शन लड़ने गए और शिंदे जी को हमने मझधार में छोड़ दिया, अजीत पवार के बारे में तो सोच भी नहीं रहे। अजीत पवार आज की डेट में इनके लिए गॉन केस है, मतलब वो खुद लड़ना चाहे खुद लड़े, आना चाहे आए, जो भी है भारतीय जनता पार्टी उसका टिटवा जो है अजीत पवार का इनके हाथ में है। पर प्रॉब्लम है शिंदे प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि उसके पास में 8 लोकसभा की सीट है। तो 16 जो है आपके तेलुगु देशम, 12 नीतीश कुमार, 16 और 12 28, और 8 शिंदे 36। अगर आप 291 जो इनका एनडीए का नंबर है उससे 36 यदि आप निकाल दो और 2 जो है वो आपके लोकदल वाले उत्तर प्रदेश के जो है उनका भी अगर निकाल ले चौधरी जी का, तो आप ये समझिए कि 16 और 12 28 और 36 और 2 38 सीट 291 में से माइनस कर लीजिए, तुरंत ये गवर्नमेंट अल्पमत में आ जाए। तो अब जो ट्रिकी पार्ट है वो यही है कि शिंदे को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो या तो खुद लड़े या सीट शेयरिंग पे वो 170 से 180 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाह रही है, और वो ये स्ट्राइक रेट पकड़ रही है कि हम 80 का स्ट्राइक रेट तो कर ही लेंगे। यानी 180 सीट पे लड़ती है तो 180 का 20% 36, 180 में से 36 निकाल दीजिए, यानी 144 ही चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का अर्थमेटिक है, जो इनके अंदर बात चल रही है वो मैंने बताया। अब इंडिया अलायंस जो है वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, देखिए मेरा खुद का अनुभव है, मैं बताता हूं। इस देश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री जब कोरोना काल चल रहा था उस टाइम में उद्धव ठाकरे थे। वो आदमी से ज्यादा बैलेंस्ड माइंड, काम माइंड का इंसान नहीं है। इतना बीमार होने के बावजूद भी उस आदमी ने इतने अच्छे रूप से कोरोना के टाइम में महाराष्ट्र को रन किया। बाहर उत्तर प्रदेश में आप देखिए लाशें गंगा में तैर रही थी, हमारे महाराष्ट्र में ये चीज नहीं हो रहा था। महाराष्ट्र में रिपोर्टिंग हो रही थी, भले लोग मर रहे थे पर रिपोर्टिंग हो रही थी, और ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके उस पर ध्यान दिया जाता। तो इस महाराष्ट्र की जनता ने, राज्य की जनता ने ठान लिया है, कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है, शरद पवार जी ने ठान लिया है कि उद्धव ठाकरे को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस राज्य का सुशासन किया था, संचालन किया था, अक्टूबर के बाद हमको फिर वही देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में मैं बताना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस और पूरी शरद पवार की पार्टी शिवसेना के साथ में मिलके निस्त नाबूद कर देगी महायुति को, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में किया है। सिर्फ इनको किसी भी तरीके से ढीलापन जो रहता है, जो एक कामनेस जो आ जाती है, कॉम्प्लेसेंसी जो आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। उसी चीज के लिए राहुल गांधी को स्टिमुलेट करना पड़ेगा अपने
कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र में। बहुत कम लोग इस देश में जानते हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, वो एकमेव लीडर ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के मुंह पे इस्तीफा मार के आए थे, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। कांग्रेस मतलब ऐसे दिलेर डेरिंगबाज लोगों के हाथ में जो है, वो आज की डेट में जो है कांग्रेस की कमान जो है महाराष्ट्र में बहुत सशक्त हाथों में। 2014 में प्रफुल्ल पटेल को जो है हरा के ये चुने गए थे, और 2016 में गोंदिया भंडारा जो इनका निर्वाचन क्षेत्र था, वहां पर किसी बात को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ में इनका जो है वो ये हो गया था, नाना पटोले जी का 36 का आंकड़ा हो गया। तो नाना पटोले जी बोल के निकले थे कि देश आपका पर गोंदिया भंडारा मेरा, और यदि मेरी नहीं चल सकी तो मैं इस पार्टी में रहूंगा नहीं। और मुंह पे इस्तीफा देके वो आदमी मिड टर्म में उसने लोकसभा से इस्तीफा दिया, और आज वही नाना पटोले जो है कांग्रेस का संचालन कर रहा है महाराष्ट्र में। तो बहुत अच्छी टीम है, उद्धव ठाकरे का लीडरशिप है, शरद पवार जी का गाइडेंस है। सबको मालूम है कि फाइनल से जो है वो पितामह का रहेगा, शरद पवार जी का रहेगा। तो ये सारी चीजों से जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर है देवेंद्र फडणवीस, उनके बारे में बहुत बुरा बुरा लोग बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आ गया कि देवेंद्र फडणवीस ने गुजरात लॉबी के सामने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था। और जब महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट उठा उठा के गुजरात लेके जाए जा रहे थे, उस टाइम में देवेंद्र फडणवीस मौन ही बाबा बन गए थे और मौन व्रत धारण कर दिया। तो आने वाला समय मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो इस देश की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। यदि यहाँ पे कांग्रेस और शिवसेना विजय हासिल करती है तो आप देखिए आने वाले 6 महीने में पूरे देश की कायाकल्प, राजनीतिक कायाकल्प हो जाएगी। जी संजय जी, पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने शरद पवार को लेकर एक बड़े बड़े भद्दे कमेंट किए, भटकती आत्मा और इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। इनका क्या महाराष्ट्र की राजनीति में, मराठाओं में क्या अंतर, क्या कुछ असर पड़ा, असर आगे तक रहेगा, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शांत प्रकृति के हैं, पर यह भी है कि एक बार उनको किसी ने छेड़ दिया या मजाक उड़ा दिया तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ते। औरंगजेब की देखिए कब्रगाह औरंगाबाद में महाराष्ट्र में खोद दी गई, बना दी गई, जिसने मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा बड़े भारत के हिस्से पे कब्जा शासन किया था। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से गुजरात लॉबी ने महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडरों का उपहास उड़ाया है, जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में घरों में झगड़े लगाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने पार्टियों में तोड़फोड़ की है, जिस तरीके से इन्होंने नेताओं की बंडखोरी की है, इस चीज को महाराष्ट्र की जनता जो है ये भूलेगी नहीं। और आने दीजिए अक्टूबर, महाराष्ट्र की जनता जो है इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि जो प्यार से 121 सीट दिया था आज से 10 साल पहले, अगर इनको 21 सीट भी मिल जाए तो ये अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझे। आपको मैं आज बता रहा हूं, यदि ये मोमेंटम, जो लोकसभा का मोमेंटम कांग्रेस ने बना के रखा था और शिवसेना ने, शरद पवार जी ने, ये तीनों ने यदि वही मोमेंटम बना के रखा और उसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के अंदर में उत्साह का सृजन किया, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि पूरी तरीके से जो है महायुति का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अगले 3 महीने सारी चीजें छोड़ के अपना पूरा जो फोकस है वो महाराष्ट्र और हरियाणा, ये 2 राज्यों में अपना पूरा का पूरा फोकस केंद्रित कर देना है। यदि ये महाराष्ट्र और हरियाणा कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट निकाल सके किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुंगल से, तो आप ये समझ जाइए कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से उपहास उड़ाया गया था पिछले दिनों में, उस पूरे उपहास का बदला जो है महाराष्ट्रियन मराठा लीडर्स का, वो पूरा एक एक हिसाब यहाँ की जनता लेगी। आप सड़कों पे निकल के लोगों से बात कीजिए, लोग ये बात करते हैं, लोग ये बात बोलते हैं, लोग ये चिढ़ते हैं कि गुजरात से आके 2-3 लोग क्या हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। हम भारत के अंदर में सबसे ज्यादा जीडीपी क्रिएट करने वाला जो है वो स्टेट महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र क्या गुजरातियों के डोल पे चला जाएगा क्या? उनकी जो दया और कृपा के ऊपर में क्या महाराष्ट्रियन लोग जो है अपने फ्यूचर को रख देंगे? क्या महाराष्ट्रियन लोगों का अपना स्वाभिमान नहीं है? मराठा लोग और महाराष्ट्र के लोगों के स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाया पिछले 10 साल में गुजरात लॉबी ने, उसका पूरा हिसाब किताब होगा।
एक आखिरी सवाल राजीव जी, जो आप पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की जो भाव भंगिमा देख रहे हैं, उसकी शैली देख रहे हैं, क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पे कुछ प्रभाव पड़ा है नतीजों को या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा प्रेशर में है, और जब आदमी बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है तो वो ओवर एक्टिंग करने लगता है। वो दिखाना शुरू करता है कि भाई मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, तो ज्यादा हंसेगा, ज्यादा उसके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा दिखाएगा कि बहुत कॉन्फिडेंस से ओत-प्रोत है। ठीक है, वही चीज हमको आज की डेट में प्रधानमंत्री जी के साथ में दिख रहा है। देखिए, अब तो जूते चप्पल चलने लग गए काफिले पे। आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। ये हमने 10 साल पहले सोचा था कि भैया जूते चप्पल आपके काफिलों पे चलेंगे, वो भी आपके संसदीय क्षेत्र में। ये इनकी सत्ता शुरू हुई थी 2014 में, आरंभ हुई थी मुसलमानों को जो है निंदा करने से, उनका आर्थिक रूप से जो है बॉयकॉट करने से ये इनका शासनकाल शुरू हुआ था। और आज ये कहां पे आ गए हैं? हिंदुओं के बॉयकॉट की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। ये जो अखिलेश यादव जी ने और जो राहुल गांधी जी ने जो अपने साथ में प्रसाद जी को बैठाया, अवधेश प्रसाद जी को संसद के पहले सीट पे, पहले बेंच पे, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीकात्मक, आप समझिए वो एक रेवोल्यूशन टाइप जो चीज है वो इन्होंने शो की है। और नरेंद्र मोदी उसी चीज से घबरा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी तक पिछड़ों की राजनीति करके जो है अपनी किस्मत को चमका रहे थे। वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो पिछड़ों के परोधा है, उनसे बड़ा पिछड़ों का कोई लीडर नहीं है। और जब लोगों को ये समझ में आया है कि ये तो पिछड़ों और हिंदुत्व की राजनीति जो है कुछ नहीं, सिर्फ अपने किस्मत को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे जो है ये करते वही है जो इनके मन को भाता है, और इनके मन को जो है इनके सिर्फ कॉर्पोरेट मित्र ही भाते हैं। तो ये 5 साल के लिए शासन में आके सिर्फ कॉर्पोरेट की आगे जो है ये कॉर्पोरेट की ही ये नीतियां बनाएंगे। तो अब लोगों का मोहभंग हो रहा है, और ये मोहभंग जो है ये बहुत जल्दी आपको परिलक्षित होगा लोगों के आचार विचार में। जैसे मैंने कहा कि अब तो जूते चप्पल चलने लगे, लोगों को समझ में आ गया कि ये आदमी सत्ता का लोभी है। ये वो नहीं है जो कहता था कि मैं झोला लेके आया हूं और झोला लेके चला जाऊंगा। इसको हटाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि भाई आप हमारा कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। कितनी बेशर्मी के साथ 370 सीटों की बात करते थे और 240 आने पे भी जो है चिहाड़ चिहाड़ के बोलते कि प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक नहीं होने दी, एनडीए की बैठक होने के पहले ही अपने दो जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो किकमैन है ना, जो इनके साइडमैन है अमित शाह और आपके जेपी नड्डा जी, उनको बुला के टीवी के सामने, गोदी मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया इलेक्शन की वोटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, और इन्हें अनाउंस कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूं। तो आप ये समझ जाइए कि ये सारी जो चीजें हैं ये देश की जनता को जागृत कर रही हैं कि अभी आने वाले दिनों में जो है इनको राज्यों के चुनाव में बुरी तरीके से हराना, और उसके बाद ही ये मानेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अब उपयुक्त समय है, सही समय है, इंडिया अलायंस के लीडर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू करें। ये डिमांड है इस समय की। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करने के लिए, समय देने के लिए आभार। ये थे राजीव जी, और हम लोग बात कर रहे थे कि देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या होने जा रही है। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।